जय भारत। मैं अमरीन खान, औरंगाबाद अपडेट यूसीएन टीवी चैनल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज की ताजा खबरें। किमान वेतन के अनुसार कर्मचारियों को वेतन देने की मांग को लेकर कामगार एकता संगठन मनपा के सामने आमरण अनशन पर। मनपा आयुक्त को है शहरवासियों के स्वास्थ्य की चिंता, कचरे के वर्गीकरण का दिया सख्त आदेश। इंदिरा नगर बाईजीपुरा, यहाँ पर पिछले कई सालों से स्थानिक नागरिक मूलभूत सुविधाओं से वंचित है, जिसमें रोड की समस्या से स्थानिक नागरिक काफी परेशान रहते थे। सरकारी नौकरियों के खासगीकरण का जारी किया हुआ जीआर रद्द करने तथा किमान वेतन के अनुसार कर्मचारियों को वेतन देने की मांग का निवेदन कामगार एकता संगठन की ओर से महानगर पालिका प्रशासक को दिया गया तथा मांग पूरी होने तक कामगार एकता संगठन के सभी पदाधिकारी और कर्मचारी महानगर पालिका के सामने आमरण अनशन पर बैठे हैं। हे जे कंत्राटी मजूर आहे यांच्यावर एक प्रकारचा अन्याय होतोय। आता मी 15 वर्षापासून बघतीये ते या ठिकाणी हे मजूर मी जवळजवळ 2 ते 2.5 हजारापासून हे लोक कामं करतात। तेव्हापासून वेतनवाढ थोडी वाढत होते। तर तोपर्यंत आतापर्यंत थोडं तरी आम्हाला म्हणजे बचत गटाला थोडंफार मानधन मिळतंय, परंतु दुसरे जे कंत्राटी कर्मचारी आहेत तर त्यांना 8,000 कधी 9,000 8,000 ऐकलेले आम्ही। रेड्डी कंपनीला सुद्धा 8,000 पगार आहे। पण असं व्हायला नको की कमीत कमी आपल्याला किमान वेतन तरी पाहिजे। की हे जे मजूर आहे सफाई मजूर, पंतप्रधान सफाई मजुराचं अभियान करतं तर त्यांचा मोठा गाजावाजा होतोय, परंतु आमचे जे सफाई मजूर आहेत, कंत्राटी मजूर आहेत, ते रात्रंदिवस त्यांना रात्रपाळी असली तरी करतात, दिवस पाळी असली तरी करतात। म्हणजे सकाळचे 5:30 ते 2 वाजेपर्यंत हे लोक कामं करतात आणि त्यांनी एवढी सफाई करतात। औरंगाबाद शहर एवढं स्वच्छ ठेवलेलं आहे। G20 मध्ये नंबर 1 ला आलेलं आहे आपलं औरंगाबाद शहर, परंतु पंतप्रधान मोदी साहेबांना असं थोडा कदर वाटत नाही की हे मजुरांना आपण किमान वेतन तरी दिलं पाहिजे। आणि यांनी जर हा विचार केला की हे सफाई मजूर म्हणजे आपणच, ते हातात झाडू घेतात, ह्या दिखावा करतात, परंतु या सफाई मजुराचा कोणीही विचार करत नाही। मला हे शासनाला सांगायचं आहे की यांनी कमीत कमी किमान वेतन दिलं पाहिजे, एवढंच मला या ठिकाणी सांगायचं आहे। महानगरपालिकेच्या समोर याच्या अगोदर सुद्धा 2 आमरण उपोषण केले आणि याच्या अगोदर त्यांनी फक्त आम्हाला पत्र दिलं लेखी, पण त्या लेखी पत्राची पुढं काहीच पूर्तता झाली नाही। त्याच्यामुळं आम्ही आता पुन्हा डबल 13/10/2023 पासून वार गुरुवार आजपासून उपोषणाला बसलो आहे। उपोषण करते आमच्या संघटनेचे शहर अध्यक्ष हकीम शेख आणि कामगार एकता संघटनेचे उपाध्यक्ष अजय जानराव आणि आम्ही सर्व कामगार एकता संघटनेचे सर्व पदाधिकारी कर्मचारी, शिडकोकालीन कामगार, आम्ही सर्व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या समस्याविषयी या ठिकाणी बसलो आहे। कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना फक्त आश्वासन देऊ राहिलं प्रशासन। त्यांच्या एकाही कर्मचाऱ्याला 8-8 10-10 वर्षापासून एकाच वेतनावर हे कर्मचारी काम करू राहिले आणि या कर्मचाऱ्यावर खूप मोठा अन्याय चालू आहे। त्या कर्मचाऱ्यांना, काही कर्मचाऱ्यांचं 4-4 5-5 वर्षापासून PF भरलेलं नाही। 90% कर्मचाऱ्याच्या हातात ESI कार्ड नाही। त्या कर्मचाऱ्यांना फक्त भूल थापा देऊन त्यांची चोळी बांगडी करू राहिले। शिडकोकालीन कामगार, शिडको स्थापनेपासूनचे कर्मचारी आहे, त्या कर्मचाऱ्यांना असं सांगितलं की 2009च्या नंतर जे कर्मचारी लावले त्यांना कामावून कमी करण्यात येईल। आत्ताच महाराणा एजन्सीला 50-50 100-100 कर्मचाऱ्याची वर्क ऑर्डर देत आहे आणि जे कर्मचारी वर्षानुवर्षापासून काम करू राहिले त्या कर्मचाऱ्याला कमी करा म्हणतात। प्रशासनाचा काय हेतू आहे तेच कळायला मार्ग नाही। आमच्या ज्या मागण्या आहेत, खाजगीकरण रद्द करा, किमान वेतन कायद्यानुसार सर्व 2.5-3 हजार कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन द्या, PF ESI न भरणाऱ्या ठेकेदार आणि अधिकारी याचे ठेकेदाराची फाईल ज्या वेळेस महानगरपालिकेत परवानगीसाठी येते त्यावेळेस काही अधिकारी त्याच्याकडं डोळे झाकपणा करतात आणि त्या फाईलला पुढं लोटवलं जातं, त्यामुळं PF आणि ESI बघितले जात नाही। परवीन थोरात, कामगार एकता संगठन शहर सचिव। महानगर पालिका प्रशासन को हम ऐसा बोलना चाहते हैं, हमारी 3 मांगनी है। खाजगीकरण रद्द करो और सब कॉन्ट्रैक्टर को बोलो कि किमान वेतन से पेमेंट अदा करो
और जो 2009 के बाद शिड़कोकालीन कर्मचारी अभी 20-25 साल से काम कर रहे, उनको प्रशासक बोल रहे कि कम करने का, कम करने नहीं देंगे हम, ऐसा होने नहीं देंगे अन्याय। और हमारी संगठन ने इसके पहले भी 2 बार आमरण उपोषण लगाए है, लेकिन प्रशासन में उसने कोई दखल नहीं ली। अभी इस बार जब तक हमको हमारे हाथ में आदेश देते नहीं, जब तक हमारा उपोषण छूटने वाला नहीं है। ये मांग पूरी नहीं होने का वजह ऐसी है साहब कि अपने महानगर पालिका में कुछ अधिकारी बहुत भ्रष्टाचारी हो गए हुए हैं। यहाँ पर जब तक उनको फाइल आगे करने के, जब तक ये अधिकारियों को पैसे नहीं मिलते, तब तक ये अधिकारी पेमेंट की फ़ाइल हो या और कोई भी फ़ाइल हो, वो फाइल की तरफ ये तवज्जो नहीं देते। जब इनको ठेकेदार इनको जब पैसे देता, जब जाके ये फाइल आगे करते। अभी हमारा कंत्राटी कर्मचारियों का जो सवाल है, आज जो हम जिस चीज़ के लिए हम यहाँ बैठे हैं, हमारे कंत्राटी कर्मचारी का सबसे बड़ी पहली मांगनी है कि महाराष्ट्र शासन ने जो खासगीकरण का जो कायदा अभी उसका GR निकाला, वो GR रद्द करने के लिए हमने शासन और प्रशासन दोनों से मांग की और उसके लिए हमारा ये उपोषण हमने लगाया। और यहाँ पे जो कंत्राटी कर्मचारी जो औरंगाबाद में कई सालों से काम कर रहे, इसके अंदर 20-25 साल पुराने कर्मचारी है। तो ये कंत्राटी कर्मचारियों को पेमेंट जो है हमारी बार बार प्रशासन से हमने मांगनी करे कि हमारे को किमान वेतन के हिसाब से हमारे को पगार दो। तो वो पगार ये लोग हमारे को नहीं देते, हमारे को पगार देते ये सिर्फ 8,000, किसी को 9,000 और किसी को 10,000। तो यही है वजह कि ये लोग हमारे को पगार नहीं देते ज़्यादा बढ़ा के। इनका ठेकेदार का एग्रीमेंट कुछ रहता है। अभी एक एजेंसी का ठेकेदार का 2016 में एग्रीमेंट हुआ है, वो 14,000 रुपये से एग्रीमेंट था उसका, आज 2023 चल रहा है। अब 8 साल से एक ही एग्रीमेंट के ऊपर ये लोग काम करा रहे ठेकेदार, और कर्मचारी को पगार सिर्फ 8,000 रुपया। 2016 से लेकर 2023 तक महंगाई कितनी बढ़ गई है सारी दुनिया जानती है, लेकिन प्रशासन को इस बात से कोई लेना देना नहीं है। ये कर्मचारी खा रहे, भूखे मर रहे, इनके बच्चे पढ़ाई कर रहे, या फिर सफाई कर्मचारी का बच्चा है, इसको कुछ ना कुछ अच्छा काम करेगा, पढ़ेगा, लिखेगा, उनको उससे कोई मतलब नहीं है। इनका एक ही मकसद है, सफाई कर्मचारी के बच्चे ने सफाई कर्मचारी का काम करना चाहिए। ये जो मनुवादी जो इन्होंने जो वृत्ति लगा रखी है, जो इनकी विचारधारा है, ये विचारधारा सबसे पहले इन्होंने बदलना चाहिए। और शासन और प्रशासन दोनों से एक सबसे बड़ी अपील है कि ये जो लोग कंत्राटी कर्मचारियों को थोड़े दिन होने के बाद में बार बार काम पे से निकालने की धमकी देते या फिर उनको काम पे से निकाल देते। और अभी एक पिछले महीने में एक वर्क ऑर्डर साहब ने जाहिर किया था, ये जो शिड़कोकालीन कर्मचारी है उनके लिए, तो वो उसके अंदर उन्होंने सीधा आदेश दिए हुआ है कि 2009 के बाद के जितने भी कर्मचारी है उन सबको काम पे से निकाल दिया जाएगा। अरे क्या तुम्हारे बाप का राज चल रहा है क्या? हर वक्त तुम कंत्राटी कर्मचारी को काम पे से निकालने की धमकी देते, तुम्हारे क्या बाप का राज चालू है? जब देखो जब तुम कंत्राटी कर्मचारियों को धमकी देते, उनको पगार नहीं देते। एक छोटा सा सफाई कर्मचारी भी अगर सरकार का अगर है तो वो कंत्राटी कर्मचारी को धमकी देता। अरे ये कब तक चलेगा ऐसा? अब इस बार अगर प्रशासन ने हमारी मांग अगर पूरी नहीं की तो मैं मेरे कंत्राटी हमारे जो अध्यक्ष है भास्कर साहेब आड़ावे, हमारे संगठन के उपाध्यक्ष जयेश नरवड़े, हमारे संगठन के सचिव और पूरे जितने भी हमारे जितने कर्मचारी है, सबको मैं आज अपील करता हूं यहाँ पे कि जब तक किमान वेतन यहाँ से लागू नहीं होगा तब तक हम यहाँ से उठेंगे नहीं। और ये उपोषण में अगर हम मर भी जाते हैं, अगर हमारी मौत यहाँ होती है, तो जब तक किमान वेतन तुमको लागू नहीं होगा तब तक हमारी लाश यहाँ से नहीं उठाना चाहिए। ये मैं इनको सबको अपील कर रहा हूँ। ये पूरे औरंगाबाद वासियों से भी मेरी अपील है और पूरे महाराष्ट्र सरकार से मेरी अपील है कि सबको किमान वेतन अदा करें। देखिए साहब, बोनस की मांग की नहीं जाती। बोनस ये सबके लिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा हुआ है उसके अंदर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने साफ लिखा हुआ है, 12 महीने काम करने के बाद में दिवाली में जो 13वीं पेमेंट जो होती है वो तुम्हारा बोनस होता है। बोनस मांगा नहीं जाता, बोनस ये दिया जाता है। ये खुशी का त्यौहार रहता है, इसके लिए उसको बोनस दिया जाता है। लेकिन यहाँ के ये जो भ्रष्टाचारी जो प्रशासन है, यहाँ पे हर चीज़ को मांगना पड़ रहा है, हर चीज़ भिखारियों की तरह मांगना पड़ रही है। देखिए साहब, मैं मेरे कंत्राटी कर्मचारी और हमारे संस्थापक अध्यक्ष और हमारे संगठन के सभी पदाधिकारियों को मैं और एक ऐलान करता हूँ कि
आप वेट करो जब तक अपना उपोषण चालू है तब तक। अगर इस उपोषण में मैं और मेरे जो साथीदार है अजय जानराव, अगर हमारे दोनों में से अगर किसी को कुछ भी चीज़ की अगर तकलीफ होती है यहाँ से, तो बाहर यहाँ से बाहर काम बंद करने का और जो भी कुछ तुमको करते आएंगे उसके लिए तुम आज़ाद हो। लेकिन जब तक प्रशासन यहाँ पे आकर हमसे बात नहीं करता, दूसरी बात जब तक हमारे को ये वर्क ऑर्डर नहीं देंगे, वर्क ऑर्डर जो है किमान वेतन के हिसाब से नहीं देंगे, तब तक हम यहाँ से उठेंगे नहीं। और मैंने अभी और बोल दिया हो और एक बार बोलता हो कि किमान वेतन अगर मेरे जीते जी नहीं मिला तो मेरे मरने के बाद में मेरी लाश के ऊपर से किमान वेतन लेके जाना हुआ था, किसी ने घर पे नहीं जाना। ये मेरी सबको आह्वान है। मैं हकीम शेख, कामगार एकता संगठन कंत्राटी शहर अध्यक्ष। महानगर पालिका आयुक्त जी श्रीकांत, इन्होंने शहरवासियों के स्वास्थ्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए साफ सफाई कर्मचारी, कचरा संकलन कर्मचारियों को गीला सूखा कचरे के वर्गीकरण का सख्त आदेश दिया है। इसके अनुसार नागरिकों का भी यह कर्तव्य है कि वो अपना स्वास्थ्य सुरक्षा हेतु मनपा प्रशासक के आदेश का पालन करते हुए कचरे का वर्गीकरण करते हुए कचरा मनपा कर्मचारियों को दे। हरसूल स्थित कचरा संकलन और वर्गीकरण केंद्र पर इस कचरे का वर्गीकरण किया जाता है, जिसमें प्लास्टिक का कचरा तथा फल सब्जियों का कचरा अलग करने का कार्य किया जाता है। आइए देखते हैं हमारी टीम की ये खास रिपोर्ट। अभी हम मौजूद है हरसूल के कचरा प्रोसेसिंग प्लांट पर। ये बहुत बड़ा कचरा प्रोसेसिंग प्लांट है। हम आपको बताने वाले यहाँ पर किस तरीके से कचरे का प्रोसेसिंग किया जाता है। हमारी ये स्टोरी आप पूरी देखिए। आप जब तक पूरी स्टोरी देखेंगे नहीं, आपको समझ में नहीं आएगा कि हम आपको बताना क्या चाह रहे हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं और यहाँ पे जो सुपरवाइज़र है उनसे जानते हैं कि किस तरीके से कचरे को प्रोसेस यहाँ पे किया जाता है। अभी हम आए हैं कचरा प्रोसेसिंग प्लांट पर। औरंगाबाद शहर में ऐसे 3 प्लांट बहुत बड़े बड़े बनाए गए हैं महानगर पालिका के तरफ से। यहाँ पे तकरीबन 100 टन से ज़्यादा डेली का कचरा यहाँ पर आता है सिर्फ एक प्लांट पर। और आज हम यहाँ पर आए हैं ये देखने के लिए और आपको दिखाने के लिए कि गीला कचरा और सूखे कचरे की क्या प्रोसेसिंग है और क्यों कमिश्नर ने जो है तो हमें ये आदेश दिए हैं शहरवासियों को कि गीला कचरा अलग रखे, सूखा कचरा अलग रखे। तो आइए जानते हैं यहाँ के सुपरवाइज़र से कि किस तरीके से यहाँ पे प्रोसेसिंग होती है। आपका स्वागत है सर, आपका नाम बताइए पहले। सुरजीत सिंह राठौड़। तो चलिए सर हमें बताएंगे कि किस तरीके से कचरे का प्रोसेसिंग यहाँ पे होता है। तो आइए चलते हैं सर के साथ में और जानते हैं कि कचरे की किस तरीके से प्रोसेसिंग होती है। तो चलिए हम आ चुके हैं कचरे के एकदम करीब और अब सर से जानेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे प्रोसेसिंग की जाती है। सर बताइए। जी नमस्ते। ये अपना मिक्स वेस्ट आते हैं और इसका जेसीबी के थ्रू जेसीबी के थ्रू ऑटो फीडर में डालते हैं। ऑटो फीडर से कन्वेयर से होते हुए मटेरियल ट्रॉमल में जाता है। ओके जी ये देखिए। तो आप ये जो प्लांट देख रहे हैं पूरा, ये यहाँ पे प्रोसेसिंग होती है और आप देखिए प्रोसेसिंग यहाँ पर चालू है। और हम कैमरामैन से कहेंगे कि पूरा प्लान बताइए। सबको ये देखना चाहिए कि किस तरीके से यहाँ पे कचरे की प्रोसेसिंग होती है और कितना बड़ा ये प्लांट है। अब सर हमें ये बताइए कि ये मशीन क्या काम करती है। ये सब सेग्रीगेशन करते हैं। वो जो +100 mm जो अपना RDF निकलता है, ऑर्गेनिक निकलता है, वो सब अलग अलग करते हैं। प्लास्टिक, वो नारियल, कोकोनट, जो सब अलग अलग करते हैं। तो अभी ये यहाँ से कचरा ये ऐसे ऊपर जा रहा है। ये कन्वेयर से होते हुए मटेरियल ट्रॉमल में जाता है। ओके। ट्रॉमल में 100 mm का जाली लगा है। ओके। वहाँ स्क्रीनिंग होकर +100 mm अपना RDF निकलता है, जिसमें प्लास्टिक, कोकोनट, बैग, थर्माकोल, वो सब। और जो -100 mm है उसमें ऑर्गेनिक निकलता है, जो खत बनता है। उसका प्रोसेसिंग करते हैं विंडो में। हाँ, तो चलिए एक बार मैं बता दूँ आपको, ये जो मशीन है ये यहाँ से जो है तो कचरा लेकर के यहाँ पर आती है और यहाँ पे है तो फिर कचरा फिल्टर होता है, अलग अलग किया जाता है यहाँ पे कचरे को। और ये प्लांट का देखिए पूरा सिस्टम है, किस तरीके से यहाँ पे जो तो प्लांट का सिस्टम बेहतरीन बनाया गया है। तो आइए चलिए आगे चलते हैं। सर अभी देखिए यहाँ से कचरा जो है तो आगे बढ़ रहा है। तो अब ये यहाँ पे जो महिलाएं खड़ी है, ये क्या काम करती है?
ये जो रिसाइकलेबल जो मटेरियल है पन्नी वगैरह वो सब निकाल लेते हैं। और जो ये अपना ब्लोअर लगा है, ब्लोअर से बारीक पन्नी है वो अलग सेग्रीगेशन होते हैं। और ये जो मशीन घूम रही है यहाँ पे, कैमरामैन से कहूँगा ज़रा बताइए इसका क्या काम होता है सर? इसमें जो अपना 100 mm का जाली है उसमें से प्लस 100 mm RDF जो निकलता है, जो प्लास्टिक पन्नी वो सब वो अलग आता है, अलग सेग्रीगेशन होता है, और जो ऑर्गेनिक होता है वो अलग निकलता है। हमें देखने को मिलेगा यहाँ पे? बिल्कुल। जी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। कैमरामैन ऐसे आके पूरा बताइए किस तरीके से ये यहाँ पे कचरे का प्लांट काम करता है। ये ऑर्गेनिक विंडरो में जाता है, और दूसरा वो कोकोनट विंडरो में जाता है, प्लस अपना प्लास्टिक वगैरह वो सब RDF में निकलता है, जो ये लेडीज़ महिलाएं जो निकाल रही है वो सब। तो देखिए यहाँ पे किस तरीके से ये कचरा ऊपर जा रहा है, ये पूरा फिल्टर होकर ये ऑर्गेनिक, मतलब ये जो आपको पॉलीथीन बैग, जो प्लास्टिक बैग है, ये पूरा रिसाइकल हो जाता है, ये एक साइड में आ जाता है। और जो होटल का उसका जो कचरा है, ये देखिए यहाँ पे ये जो है तो पूरा अलग होके यहाँ पर आ जाता है। अब ये कहाँ पे जा रहा है? ये विंडरो में, मतलब ये जो कचरा, जो गीला कचरा है वो ये साइड में अलग हो जाता है। बहुत ही अच्छा प्लांट है और बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पे काम किया जा रहा है। अब आप इधर देखिए, ये क्या है? ये जरा बताइए। ये रिसाइकलेबल जो मटेरियल जो तुमता है RDF में निकलता है इसका। जी जी, जो वो अपने थर्माकोल फैक्ट्री वगैरह में जलाने के लिए सेल कर देते हैं। आप देखिए यहाँ पे महिलाएं काम कर रही है, और इनका काम ये होता है कि जो पॉलीथीन बैग है वो यहाँ से अलग करे, और जो प्लास्टिक बैग है वो यहाँ से अलग करे। अब इसमें ये जो कचरा इधर जो गिर रहा है इसका क्या काम है, और इधर जो अलग किया जा रहा है इसका क्या काम है? जी, ये जो प्लास्टिक जो निकालते हैं, प्लास्टिक पन्नी, बोतल, ग्लास बोतल, वो रिसाइकलेबल मटेरियल में अलग निकालते हैं। जो बच जाता है, जो बिना किसी काम के रहता है, वो जो फैक्ट्रियों में जलाने के लिए भेजते हैं उसको। ओके ओके। और जो अपने मिक्स और ड्राई वेस्ट का जो सेग्रीगेशन का है, तो उससे क्या है, जितना ज़्यादा सेग्रीगेशन होगा उतने ज़्यादा मिक्स में मटेरियल कम होगा। मिक्स में मटेरियल कम होने से मटेरियल ख़राब नहीं होगा। जो रिसाइकलेबल जो मटेरियल है वो ज़्यादा निकलेगा ड्राई वेस्ट में। मिक्स में वो ख़राब हो जाता है, जितने दिन तक वो सड़ता है बदबू मारने लग जाता है। तो देखिए यहाँ पे जो पॉलीथीन बैग जो भी है वो यहाँ पे अलग किया गया है, और इसमें कॉटन ना मिले, मतलब जो कपड़ा है, जो लोग कपड़ा कचरे में डाल देते हैं, वो कपड़े को यहाँ पे अलग किया जाता है ताकि उसमें मिक्स ना हो। आइए आगे का जो है तो प्रोसेस आपको बताते हैं। अब इसके आगे ये अलग अलग हो गया, तो अब इसके आगे क्या प्रोसेस रहता है? आगे का जो अपना ये शेडर मशीन है, इससे क्या थोड़े बारीक जो पन्नी है उसका शेडर के अंदर कटर मशीन भी बोल सकते हैं उसको, छोटे छोटे पन्नी वगैरह बना के अलग से तैयार करते हैं उसको। और ये अपना है बेलिंग मशीन, ज़रा दिखाइए। ये जरा मशीन बताइए, ये मशीन को क्या बोलते हैं? बेलिंग मशीन। बेलिंग मशीन ये क्या काम करती है? ये जैसे अपना RDF का प्रेस करके गठरी तैयार करते हैं, उसको अपन जैसे RDF भेजते हैं वैसे इसका डिमांड जैसे होता है वैसे वैसे इसको भेज देते हैं। ये कम से कम 50 से 80 किलो के बैग वो तैयार करते हैं। ओके, आप देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूँ थोड़ा करीब से, ये मशीन का काम होता है कि जो पॉलीथीन बैग वगैरह निकलते यहाँ पे प्रेस करके एक जो ढेला बनाया जाता है वो कम से कम 80 किलो का होता है, और इसको फिक्स कर दिया जाता है। और इसको कहाँ पे भेज दिया जाता है? वो जैसे ही डिमांड, जहाँ पे भी डिमांड है वहाँ पे भी, जहाँ पर जो भी कंपनी डिमांड करती है कि हमको ये चीज़ चाहिए, ये उसको वहाँ पर भेज दिया जाता है। अभी ये जो कचरा ये जो पड़ा हुआ है ये क्या है? ये जो अपना शेडर मशीन से जो कटिंग किया हुआ छोटा जो प्लास्टिक जो होता है, जो अपने रिसाइकलेबल नहीं होता, उसको हम कटिंग करके अलग से तैयार करके रखते हैं। जैसे डिमांड हो वैसे अपन डाल। ये कहाँ पे कौन सी मशीन में कट होता है? ये अपने शेडर मशीन, ये शेडर मशीन। ओके, तो आप आइए देखिए, ये जो शेडर मशीन है ये वहाँ पे से जो कचरा निकला है वो कचरे को इस मशीन में डाल दिया जाता है। फिर ये मशीन का काम होता है कि इसको है तो बारीक बारीक टुकड़ों में कट कर दिया जाए। देखिए ये मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे देखिए किस तरीके से पूरा बारीक बारीक कचरा बन करके आ रहा है। थोड़ा नीचे हाथ करके बताइए, ये पूरा बारीक होकर के यहाँ पे गिर रहा है, और फिर ये यहाँ से ऐसे आकर ये इसमें आ जाए, ये प्लांट देखिए। अब ये यहाँ पे से ये यहाँ पे गिर रहा है, और फिर बाद में इसको यहाँ पर रख दिया जाता है।
कट कर एक इंट्रो का कट कर। तो चलिए, ये जो प्लांट हमने बताया आपको मिक्स कचरे का था। अब जो है तो आगे हम बढ़ते हैं और यहाँ पे गीले कचरे का किस तरीके से प्रोसेसिंग होता है वो हम आपको बताएंगे। तो चलिए, अभी हमने देखा है सूखा कचरे का किस तरीके से प्रोसेस किया जाता है और अभी हम आए हैं यहाँ पर गीला कचरा किस तरीके से प्रोसेस किया जाता है। पहले मैं अपने दर्शकों को बता दूँ कि ये गीले कचरे का प्लांट आप देख लीजिए किस तरीके से यहाँ पे रखा जाता है। ज़्यादातर यहाँ पे जो है तो घर का गीला कचरा जो होता है वो और होटल का जो गीला कचरा होता है वो यहाँ पर लाया जाता है। तो आइए, हमारे साथ में यहाँ के जो सुपरवाइज़र है वो हमारे साथ में है, इनसे पूछते हैं कि अभी ये जो ट्रैक्टर यहाँ पे लगा हुआ है, ये जो बाहर कचरा आ रहा है ये कौन सा कचरा है? ये जो मिक्स का ऑर्गेनिक जो निकलता है जी, वो आ रहा है जी। और दूसरा जो अपने मिक्स में जो कोकोनट निकलते हैं ओके, वो यहाँ पे अलग से सेग्रीगेशन होता है। अच्छा, यहाँ पे मिक्स में जो कोकोनट निकलते हैं, जैसे लोग नारियल पानी पीते हैं, हाँ, वो भी कचरे में डालते हैं, तो जाहिर है कचरा ही है वो, तो उसको इस तरीके से है तो बाहर निकाल दिया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। ओके, अच्छा, अब गीले कचरे का हमको प्रोसेसिंग बताइए, किस तरीके से इसको फायदे में या काम में लिया जाता है? अपने मिक्स गीले कचरे को एक हीप बनाते हैं एक साइज में, और उसके बाद उस पर कल्चर डालते हैं। ओके, ये कल्चर क्या होता है सर? कल्चर जितना जल्दी से जल्दी डिकम्पोस्ट किया जाए। ओके ओके और जितना जल्दी कंपोस्ट तैयार होगा उतना जल्दी आगे का प्रोसेस शुरू होगा। ओके, अच्छा, आखिर में ये क्या काम में आता है? आखिर में एक खत बनता है। ओके, जो हम खेत के लिए खेतों में यूज करते हैं, झाड़ में डालने के लिए, फसलों के लिए बहुत अच्छा है। ओके ओके, और दूसरा, आइए ज़रा हमें बताइए कि किस तरीके से इसके ऊपर कल्चर डालते हैं, वो हम देखते हैं, हमारे दर्शकों को बताते हैं हम, और हमारे दर्शकों से गुजारिश है कि ये हमारी रिपोर्ट पूरी देखिए। जब तक आप हमारी ये पूरी रिपोर्ट देखेंगे नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये प्लांट महानगर पालिका ने क्यों बनाया और इससे अपने शहर को कितना फ़ायदा है। और कमिश्नर ने जो हमें आदेश दिए कि गीला कचरा सूखा कचरा अलग रखिए, इसमें मैं कहूँगा सबसे ज़्यादा अगर किसी का फ़ायदा है तो शहर वासियों का, शहर नागरिकों का फ़ायदा है। तो प्लीज़ ये हमारी रिपोर्ट पूरी देखिए। आइए हम बताते हैं कि अब गीले कचरे के ऊपर कल्चर कैसा डाला जाता है। देखिए, ये देखिए, यहाँ पे भाई जो है तो कल्चर डाल रहे हैं इसके ऊपर। ये डालने से फ़ायदा ये होता है कि बहुत जल्द ये स्पीड से है तो डिकम्पोज होता है। ये थोड़ा नज़दीक से हम बताना चाहेंगे, ये काय का बनता है और क्या है ये, थोड़ा हाथ में लेके बताइए। ओके ओके सर, ये काय से बनता है, क्या है ये? उससे बनता हुआ तैयार किया जाता है। वो इतना जल्दी पूरा गीला होगा, उसको जल्दी जल्दी से सुखाने में मदद करता है, ज़्यादा मदद करता है उसके लिए। जी, चलिए, ये हमने प्रोसेसिंग आपको बताया। गीले कचरे का इतना ज़्यादा नहीं है, इसमें जो है तो इसको सुखा करके है तो इसका खत बना दिया जाता है। लास्ट में जो है तो इसका खत बना दिया जाता है। उसको हर 7 दिन के बाद टर्निंग करना होता है। ओके, प्रोसेसिंग 30 से लेके 35 दिन का होता है, जिसमें 10 दिन 15 दिन के बाद टर्निंग करते हैं, कल्चर में लगाते, उसके बाद अंदर अपना कंपोस्ट तैयार करते हैं। जी, अच्छा, हमें ये बताइए कि कितना कचरा यहाँ पे आ जाता है डेली का? लगभग 108 से लेके 120 टन तक क्या? हाँ, अपना कैपेसिटी 150 मेट्रिक टन का है। हाँ हाँ हाँ। और जो रोज़ाना लगभग वेट वेस्ट, ड्राई वेस्ट सब मिला के 110 प्लस रहता है। हाँ, एवरेज अगर देखें तो 100 प्लस रहती है। चलिए, ये हमारी जो रिपोर्ट थी, हम ये बताना चाहते थे औरंगाबाद शहर वासियों को कि किस तरीके से जो है तो यहाँ पे कचरे का प्लांट बनाया गया है और इससे कितना फ़ायदा है। हम पहले देखते थे कि डंपिंग ग्राउंड बनाए जाते थे, डंपिंग ग्राउंड में कचरा ला करके डाल दिया जाता था, उसके बड़े बड़े पहाड़ बनते थे। तो महानगर पालिका ने अपने शहर को साफ और स्वच्छ रखने के लिए
करोड़ों रुपए के जो है तो यहाँ पे प्लांट बनाए हैं और ये जो है तो काम भी कर रहे हैं अच्छी तरीके से। लेकिन अब अपना फ़र्ज़ बनता है कि हम महानगर पालिका का पूरा साथ दें। जैसे कमिश्नर ने कहा है महानगर पालिका के कि गीला कचरा और सूखा कचरा आप अलग रखिए। इसमें फ़ायदा ये होता है कि महानगर पालिका को ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ती है। गीला कचरा अलग होकर आता है और सूखा कचरा अलग होकर आता है, तो प्रोसेसिंग जल्दी होती है। अगर आप गीला कचरा और सूखा कचरा अगर एक में मिला दे तो ये जो मशीनरी बनी है ये गीला कचरा सूखा कचरा अलग करने के लिए नहीं है, ये अपना अलग अलग काम करती है। तो मैं हमारे शहर की जनता से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि हमें महानगर पालिका का पूरा साथ देना चाहिए और हमारे शहर को स्वच्छ रखने में हमारा भी जो है तो योगदान होना बहुत ज़रूरी है। आप देख रहे हैं यूसीएन टीवी, मेरे साथ कैमरामैन है साजिद पटेल, मैं हूं असगर अली। खबरें अभी और भी है, वक्त हो रहा है छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। रिलायबल इंटरनेट की है तलाश? तो जुड़िए यूसीएन ब्रॉडबैंड के साथ, जहां मिले आपको 10 MBPS से 1000 MBPS हाई स्पीड इंटरनेट। शुरुआती पैकेज सिर्फ 250 रुपए से। पर चलाना है घर का हर डिवाइस एक ही स्ट्रीमलाइन कनेक्शन के साथ, तो सजेशन है हमारा, चुनिए मिनिमम 100 MBPS ट्रूली अनलिमिटेड प्लान। चॉइस आपकी, सर्विस हमारी। यूसीएन ब्रॉडबैंड, लेट्स गेट कनेक्टेड। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। शहर में रास्तों पर गाड़ियों को चलाने में तकलीफ देने वाले लाइट के खंभों का निकालने का काम महानगर पालिका की ओर से किया जा रहा है। ऐसे रास्तों पर लगे लाइट के खंभों से एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ते हैं, इसीलिए इन्हें रास्तों से हटाया जा रहा है। सेंट्रल नाका इलाके में रास्ते पर लगे ऐसे लाइट के खंभे जो ट्रैफिक की समस्या निर्माण करते हैं, उन्हें निकालने का कार्य महानगर पालिका अभी कर रही है। ये बीच रोड में जो गाड़ी को जो अड़चन कर रहे थे, जो पोल, जो रास्ते को बड़ा हुआ, लेकिन रास्ते के बीच में जो पोल थे वो निकालना काम चालू है। उसका अंडरग्राउंड का काम किया वाला है। उस वजह से ऊपर का जो लाइन का जो सप्लाई से कुछ एक्सीडेंट होते हैं, इसलिए पूरा अंडरग्राउंड किया वाला है। ये महानगर पालिका के अंतर्गत काम चालू है। इंदिरा नगर बाईजीपुरा, यहाँ पर पिछले कई सालों से स्थानिक नागरिक मूलभूत सुविधाओं से वंचित है, जिसमें रोड की समस्या से स्थानिक नागरिक काफी परेशान रहते थे। बच्चों और बुजुर्ग तथा महिलाओं को बारिश के चलते घर से निकलना बेहद मुश्किल हुआ करता था, लेकिन अब इस इलाके में जल्द ही रोड का काम होने वाला है। इस काम से पूर्व यहाँ के ड्रेनेज लाइन तथा पानी की लाइन का काम शुरू है। इस बात की जानकारी एक्स कारपोरेटर जफर बिल्डर इन्होंने मीडिया को दी। स्थानिक नागरिकों ने माजी नगर सेवक जफर बिल्डर इनका रास्ते के काम के लिए धन्यवाद किया। ये 9 नंबर गली है और यहाँ का पूरी जो है तो ये गली का पूरी नई पाइपलाइन है और 19 नंबर ये 8 नंबर से लेकर 19 नंबर आड़ी गली की सबकी पूरी नई पाइपलाइन है। बहुत तकलीफ थी उसकी और वो होगा क्लियर। नगर सेवक ने कह दिया सिर्फ अभी हमारा एक ही चाहिए कि भाई रोड बन जाना, क्योंकि जब बारिश आ रही बहुत तकलीफ हो रही उससे। तो बस इतना ही कहे कि भाई हमारे नगर सेवक बोले कि भाई इतना रोड बस हमारे को जल्द से जल्द बना के दे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। माशाल्लाह हमारे जफ़र भाई वार्ड में तशरीफ़ फरमा है और माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह काम कर रहे हैं और हमारी दुआएं इनके साथ है। हम इनका साथ भी देते रहेंगे इंशाल्लाह और हमारी नेक तमन्ना है हमारी भी और हमारे तमाम वार्ड वालों की भी माशाल्लाह इनके साथ इनकी सहायता है। हम जब भी ये खड़े रहेंगे इंशाल्लाह हम इनका साथ देते रहेंगे। बहुत प्यारा काम हमारे पास हो रहा है माशाल्लाह। अभी डेनिस लाइन का काम चल रहा है, बड़ी साफ़ सफाई के साथ इनके निगरानी के अंदर काम हुआ। हम सब ये दुआ करते कि अल्लाह पाक इनकी मदद फरमाए और जब भी ये कौम के लिए उम्मत के लिए खड़े रहेंगे हम सब इनका साथ देंगे इंशाअल्लाह। 2010 में हमारे को बहुत तकलीफ थी डेनिस की, जफ़र भाई को बोले हमने, उन्होंने आके कर दिए, अच्छे से हो गया एकदम काम। भैया ये वार्ड नंबर 57 का जफ़र बिल्डर हमारा नगर सेवक है। इन्होंने माशाल्लाह हमारे गली का जो पाइप थे पूरे खुद गए थे, मतलब पानी लीकेज पूरा हो रहा था। उन्होंने हाल हमारे बोलने पे ये पाइप नवे ला के हमको नवे डाल के दिए, काम रुका के, ताकि पानी की दिक्कत घर में नहीं आना। इसलिए करते हैं कि हमारी ड्रेनेज लाइन से जो हमें परेशानी थी वो दूर हो गई है हमारी। अब सिर्फ रोड बन जाए हमारा, ये उनसे गुजारिश है। सबसे पहले तो मैं औरंगाबाद अपडेट यूसीएन टीवी चैनल का बहुत स्वागत करता हूं कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा
और मेरी बाइट लेने के लिए पहुंचे। तो आप तमाम लोगों को मैं ये बता दूं कि गुज़िश्ता कमोवेश 4 साल से औरंगाबाद महानगर पालिका में प्रशासक लागू है, लेकिन इसके बावजूद मेरी जद्दोजहद अपने वार्ड के लिए चालू है। जैसे कि आप अभी देख सकते हैं मेरे सोशल मीडिया के माध्यम से भी और भी सारी सोशल साइट्स के ऊपर कि अभी हम 11 नंबर गली के अंदर ड्रेनेज लाइन डालने का काम चालू है। यहाँ की आवाम को बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि 4 साल का वक्त काफी वक्त हो गया है और इस गली में लाइन डाल के 5 साल हो गए थे। इसी तरह से अभी गली नंबर 4 के अंदर भी ड्रेनेज लाइन डालने का काम चालू है। उसके बाद में अभी हमने 9 नंबर गली के अंदर फिलहाल इसी 1.5 महीने पहले 9 नंबर गली के अंदर ड्रेनेज लाइन डाले। उसके बाद में 10 नंबर गली के अंदर ड्रेनेज लाइन डाले और उसके बाद में गली नंबर 5 के अंदर ड्रेनेज लाइन डाले। अब 2-4 दिन में या एक हफ्ते के अंदर गली नंबर 3 में, 7 में और 13 में इन गलियों के अंदर ड्रेनेज लाइन में डालने का काम जल्दी से स्टार्ट करने वाला हूं। असल मसला ये है कि प्रशासक लागू होने की वजह से जिस तरह से बॉडी रहने के बाद काम होते थे उस तरह से काम नहीं हो रहे, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हम जद्दोजहद करके औरंगाबाद म्युनिसिपल कारपोरेशन के कमिश्नर साहब से मुलाकात करके उनसे फंड लेकर आ रहे हैं। अवाम के अंदर बुनियादी सहूलतों को हम किस तरह से पूरा कर सके इसके लिए हम जद्दोजहद कर रहे हैं। और एक खास बात मैं आपको बता दूं आपके चैनल यूसीएन टीवी के माध्यम से कि इंदिरा नगर बाईजीपुरा वार्ड नंबर 60, 59 और 58 ये 3 वार्डों को जोड़ने वाला जो रोड है ये इंतहाई तरीके से खराब हो चुका है और आने वाले वक्तों के अंदर ये जल्दी से काम की सीमेंट रोड बनना स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये 2 महीने पहले ही इसको बजट में डाल दिया। ये फाइल अंडर प्रोसेस में है, तो इंशाल्लाह ये काम भी जल्दी से जल्दी स्टार्ट होगा इंदिरा नगर बाईजीपुरा मेन रोड का। जी, ये आपका बहुत अच्छा सवाल है और बहुत बुनियादी सवाल है, आवाम से जुड़ा हुआ है। रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर सबसे ज्यादा अहम तरीन रखने वाली चीज जो है तो पानी है। पूरे औरंगाबाद शहर के अंदर तो नहीं, लेकिन कुछ इलाकों के अंदर 10 दिन में 11 दिन में पानी आ रहा है। जैसे कि इसके पहले भी औरंगाबाद महानगर पालिका के अंदर जनरल बॉडी के अंदर मीटिंग के अंदर मैंने आवाज उठाया था कि भाई कुछ इलाकों के अंदर 3 दिन के बाद में पानी आता और खास करके हमारे मुस्लिम बस्तियों को टारगेट करके 10 से 11 दिन के अंदर पानी आता। आज जो तो 11 दिन हो गए, पानी का कोई अता पता नहीं है। तो इस बात को जब मैंने जनरल बॉडी के मीटिंग के अंदर उठाया तो महापौर घड़ामुड़े ने मेरे ऊपर गुना दाखिल किया था 353 का। क्या हम मुसलमानों को यह अधिकार भी नहीं है कि हमको पीने का पानी 10 दिन और 11 दिन में क्यों मिल रहा है? हम क्या ये सवाल नहीं कर सकते? तो इसके ऊपर हमारी जद्दोजहद जारी है। और इसके साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि कई गलियों के अंदर जो है तो नल को गंदा पानी आता, बिल्कुल ड्रेनेज का मिक्स पानी आता। और अभी जो जीवीपीआर कंपनी वाले पाइप डाल रहे हैं, पानी की पाइपलाइन, नवी लाइन डाल रहे हैं, लेकिन जहां जहां ये पानी की पाइपलाइन डाली जा रही है वहां पानी को बिल्कुल भी प्रेशर नहीं आ रहा है। तो इस पाइपलाइन के लिए तो हमारी बहुत दबा के मुखालिफत है। मैं नहीं चाहता कि ये ऐसी लाइन हमारे वार्डों के अंदर आए। जो वाटर यूटिलिटी कंपनी के टाइम पे जो पाइप थे उस तरह के पाइप होना, ये पाइप कोई काम की नहीं, प्लास्टिक के पाइप है ये। देखिए, अच्छा सवाल किया है आपने। मैं खुद बताना चाहता था कि अभी मैंने एक 7-8 गलियों के आपको नाम गिनाया जहां पे हमने फिल वक्त के अंदर प्रशासक लागू होने के बाद में भी ड्रेनेज लाइन डाले हैं। इसके बाद में मैं जो तो गली नंबर 15 के अंदर सीमेंट कंक्रीट रोड का जल्दी से इनॉग्रेशन करने वाला हूं। उसके बाद में गली नंबर 9 के अंदर भी जो तो सीमेंट कंक्रीट रोड बनाने वाला हूं। जैसे कि पहले भी बताया, इंदिरा नगर बाईजीपुरे का मेन रोड जो 3 वार्डों को जोड़ता है, ये भी रोड न्यू बनाने वाला हूं। और रहा सवाल मैंने क्या किया, तो जब मेरा 5 साल का कार्यकाल था उस वक्त में आप गली नंबर 1 से मेरा वार्ड शुरू होता और गली नंबर 20-21 तक के जाकर खत्म होता। अगर आप इन गलियों के अंदर जाएंगे तो गली नंबर 1 के अंदर सीमेंट रोड, ड्रेनेज लाइन, पानी की लाइन डाली हुई है। गली नंबर 2 के अंदर सीमेंट रोड बनाया हुआ है। गली नंबर 3 के अंदर सीमेंट रोड बनाया हुआ है। गली नंबर 4 के अंदर, गली नंबर 5 के अंदर, गली नंबर 5 का बाकी है, गली नंबर 4 के अंदर, गली नंबर 6 के अंदर, गली नंबर 7 के अंदर, गली नंबर 8 के अंदर, गली नंबर 9 के अंदर स्टार्ट हो रहा, गली नंबर 10 के अंदर स्टार्ट हो रहा, 11 के अंदर स्टार्ट हो रहा, 12 के अंदर रोड बन गया, 14 के अंदर रोड बन गया, 15 का हो रहा, 16 के अंदर बन गया, 17 के अंदर बन गया, 18 के अंदर बन गया, 19 के अंदर बन गया सीमेंट रोड। ये जितने गलियां गिना रहा मैं, ये तमाम गलियों के अंदर सीमेंट रोड बन गया। 19 की आड़े 5 गलियां आती, ये 5 गलियों के अंदर भी सीमेंट कंक्रीट का रोड बन गया। उसके बाद में गली नंबर 1 से गली नंबर 8 तक के जो आड़ा पट्टा है
7-8 गलियां इसके अंदर आती है। इसके अंदर भी ड्रेनेज सीमेंट रोड का काम मैंने करे हुआ है। यहाँ से इसके साथ साथ ड्रेनेज लाइन डाली हुई है, पानी की लाइन डाली हुई है, लाइट्स लगाए हुए। मेरे कार्यकाल के अंदर 5 साल के अंदर जितने भी वार्ड के अंदर गलियां है, आप हर गली के अंदर जाके देखो, मैंने ड्रेनेज लाइन डाला, सीमेंट के रोड बनाया, लाइट्स लगवाया, पानी की लाइन डाला। लेकिन ये 4 साल का जो बहुत ज्यादा लंबा टाइम पीरियड चलेगा, इसके अंदर जो तो काम करके काफी वक्त हो गया। अब जरूरत है कि दोबारा फिर से काम को किया जाए। जैसे कुछ गलियों के अंदर ड्रेनेज लाइन की प्रॉब्लम आ रही, तो एक 7-8 गलियों के ड्रेनेज लाइन हो गए, एक 3-4 गलियों के अंदर ड्रेनेज लाइन की प्रॉब्लम है, इंशाल्लाह वो भी इसी महीने के अंदर इंशाल्लाह खत्म हो जाएगी। किमान वेतन के अनुसार कर्मचारियों को वेतन देने की मांग को लेकर कामगार एकता संगठन मनपा के सामने आमरण अनशन पर। मनपा आयुक्त को है शहरवासियों के स्वास्थ्य की चिंता, कचरे के वर्गीकरण का दिया सख्त आदेश। और इसी के साथ आज के समाचार यहीं पर समाप्त होते हैं। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए देखते रहिए औरंगाबाद अपडेट UCN टीवी चैनल।